आप लोग कक्षा 6 में हैं। आप लोग अभी एसएसटी की पढ़ाई करने वाले हैं। आप लोग एसएसटी मेरे द्वारा पढ़ते हैं। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एसएसटी का शिक्षक हूँ, जो पिछले वर्ष भी और अभी इस बार भी मैं आप लोगों को एसएसटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊंगा, जिसमें अब हम लोग बात करेंगे होमो सैपियंस एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर की, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछले कक्षा को विराम दिया था। क्योंकि आप लोग जो क्लास 6 में है, क्लास 6 में एसएसटी के तहत अध्याय संख्या 2 जो है द अर्लीस्ट सोसाइटी, जो आप लोग के एसएसटी का तो पार्ट है ही, यह आता है हिस्ट्री के तहत, जो आप लोगों को हिस्ट्री के तहत पढ़ना है। और ये जो अध्याय है, यह अध्याय संख्या 2 है और इसके तहत आप लोग अब बात करेंगे द अर्लीस्ट सोसाइटी में हम लोग अब बात करेंगे होमो सैपियंस एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर का, क्योंकि इससे पहले आने वाले इस अध्याय में जितनी भी चीज थे वो हम लोगों ने पिछले 2 कक्षाओं के माध्यम से कर लिया है। यह हम लोगों का इस अध्याय का तीसरा कक्षा होगा, जहां पर अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे होमो सैपियंस एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर का। यानी कि अब ये देखेंगे कि ये कंसेप्ट जो है यह क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। होमो सैपियंस एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर क्या है? फायर वाज अनडाउटेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द पैलियोलिथिक एज। अगर हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करें तो यहीं पर आग का आविष्कार हुआ था, फायर का डिस्कवरी हुआ था। यानी कि डिस्कवरी ऑफ फायर जो है वो पैलियोलिथिक एज में हुआ था और इसे हम लोग मानते हैं, मान सकते हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि यह हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, एक बहुत बेहतरीन आविष्कार है और इसका श्रेय जो है वो पैलियोलिथिक एज के लोगों को जाता है, क्योंकि उसी समय इसका आविष्कार हुआ था। Interestingly, it was probably an accidental discovery। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यह भी देखा जा सकता है कि ये जो आग था इसका कोई प्रोसेस प्रक्रिया के तहत आविष्कार नहीं किया गया था, यह अचानक से आविष्कार इसका हो गया था। यानी कि जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे वो अपना कुछ कार्य कर रहे थे, उसमें से अचानक इनको आग दिख गया, वहीं पर ये लोग आग को, यानी कि कहें तो वहीं पर आग का आविष्कार हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, अचानक हो गया, अचानक घटना में हो गया। इट इज likely that while striking two pieces of flint together to shape into tool man noticed a spark। यहां पर चूंकि यह पैलियोलिथिक एज है और पैलियोलिथिक एज का मतलब है स्टोन एज। स्टोन एज का जो पहला एज है वो पैलियोलिथिक एज है, इसके अलावा 2 और हैं, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज जो पहला एज है, यहां पर हम लोगों ने देखा कि पत्थर का तो प्रयोग हो ही रहा है क्योंकि ये स्टोन एज है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग तरह के पत्थर का प्रयोग हो रहा था, एक कोर टूल बनाने के लिए, एक फ्लिंट टूल बनाने के लिए, एक हैंड टूल बनाने के लिए। तो ये जो फ्लिंट टूल जो बन रहे थे, ये जो फ्लिंट पत्थर थे, जो छोटे छोटे पत्थर थे, इसका जब ये लोग प्रयोग कर रहे थे अपना हथियार बनाने के लिए, अपने हथियार को शेप देने के लिए, आकार देने के लिए, तो जब इन्होंने देखा कि ये जो 2 फ्लिंट पत्थर हैं आपस में जब टकराए तो यहाँ से एक चिंगारी निकल गई और इसी चिंगारी से आग का आविष्कार हो गया एक्सीडेंटली, अचानक घटना में। दीज कुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड एंड इग्नाइट ड्राई लिप्स। और इससे क्या हो गया कि ये एक प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड, और फिर जैसे जैसे जब जब जरूरत पड़ता था तो ये लोग ऐसे ही पत्थर को रगड़ते थे तो वहां से स्पार्क निकलता था जिसको आग कहते हैं। और इससे जो ड्राई लीव्स हैं, ये जो सूखे हुए पत्ते हैं, इसको ये लोग जलाने का कार्य करते थे। जब जब जरूरत पड़ता था पत्थर को रगड़ते थे, जहां पर फ्लिंट टूल्स को, फ्लिंट पत्थर को, फ्लिंट स्टोन को रगड़ने से आग चिंगारी निकल जाता था और चिंगारी के आधार पर ये लोग जो सूखे सूखे पत्ते थे और भी अलग अलग जो कार्य थे, वो सूखे पत्ते को जलाना हो या अलग अलग कार्य करना हो, वो सब ये लोग ऑन डिमांड अपनी इच्छा अनुसार करते थे। वही लिखा हुआ है, दीज कुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड। ये जो आग था, जो चिंगारी था, ये ऑन डिमांड अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इसका प्रोडक्शन किया जा सकता था और इससे सूखे पत्ते को इग्नाइट करना हो, जलाना हो या फिर और भी अलग अलग कार्य करना हो, वो ये लोग करते थे। दस ही लर्न टू क्रिएट फायर। अतः इन लोगों ने आग को का प्रयोग करना, आग को बनाना, आग का आविष्कार इन लोगों ने कर दिया।
फायर वॉज वेरी यूजफुल, आग का बहुत ज्यादा उपयोग है या फिर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये 4 पॉइंट इसके लाभ के दिए गए हुए हैं, 1 2 3 4। क्या है? तो इट हेल्प इन कुकिंग द एनिमल ही हंटेड, जो भी जानवरों को इन लोगों शिकार करते थे उसको कुक करने के लिए, उसके मीट को बनाने के लिए, ताकि इन लोग का भोजन हो सके, उसके लिए आग का प्रयोग होता था। इट प्रोवाइड लाइट एट नाइट, रात में उजाला देने के लिए, रात में लाइट देने के लिए, अंधकार में उजाला देने के लिए आग का प्रयोग होता था, अभी भी होता है। इट हेल्प्ड मैन टू स्कैरी वे वाइल्ड एनिमल, इट हेल्प मैन टू scare away wild animal, it kept burning outside the caves at night, it helped man to scare away wild animal। ये जो है, ये जो आग है, इससे जो इंसान जो इस समय के थे वो अपने आप को जो जंगली जानवर है उससे बचाया करते थे। कैसे? तो वहीं पर जहां पर ये लोग गुफा में रहते थे वहां पर आग जलाकर, वहां पर उजाला करके, ताकि जो जानवर है वो आए तो दिख जाए। बाकी कुछ जानवर जो है वो आग देखकर ही नहीं आते थे, और बाकी जो आ भी सकते थे तो वो पहले ही दिख जाते थे, क्योंकि आग से अंधकार में उजाला हो जाता था। और ये लोग वही आग जलाकर रखते थे, पत्ते को, जो सूखे पत्ते थे उसको जला देते थे, वो अपना जलता रहता था, और भी अलग अलग चीजें थी। इट हेल्प मैन टू कीप वार्म इन विंटर, और इस आग का प्रयोग करके ये लोग ठंड में भी अपने आप को गर्म रखा करते थे, जिसको हम लोग आग तापना कहते हैं, और भी अलग अलग चीज, ताकि ये आग की गर्माहट से अपने आप को ठंड में गर्म रख सके। अब हम लोग पैलियोलिथिक आर्ट की बात करेंगे, यानी कि इस समय के कला की बात करेंगे कि पैलियोलिथिक एज में कैसे कला का प्रयोग होता था, कौन कौन से आर्ट का प्रयोग होता था। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है पैलियोलिथिक आर्ट में, पैलियोलिथिक मैन टू कीन इंटरेस्ट इन केव पेंटिंग, ये लोग जो है ये गुफाओं के पेंटिंग में बहुत ज्यादा इनकी रुचि होती थी। ये सब लोग चूंकि अब गुफा में रहते हैं, जहां पर रहेंगे वहां पर इंटरेस्ट बढ़ेगा ही, तो गुफाओं को ये लोग सजाते थे, पेंट करते थे, वहां पर कलाकारी करते थे, वहां पर चित्रण करते थे, यानी कि वो सारा कार्य जो है इनकी रुचि में आता था। ही पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ केव्स यूजिंग चारकोल, अलकतरा वगैरह का प्रयोग करके ये लोग जो केव है उसके वॉल को, यानी गुफा के दीवार को पेंट किया करते थे ताकि सुंदर लगे। दीज पेंटिंग्स, some of which have survived till today, give us valuable information about his living condition। ये जो पेंटिंग जो अभी तक भी बचा हुआ है, इससे हम लोग पढ़ के यह समझ सकते हैं कि इन लोगों का जो उस समय रहा करते थे पैलियोलिथिक मैन, उन लोगों का लिविंग कंडीशन यानी कि जीवन जीने का जो अवस्था था वो कैसा था। द पेंटिंग मेनली पोर्ट्रेड एनिमल फिगर, जो पेंटिंग था उसमें मैक्सिमम जो है वो जानवरों का चित्रण किया जाता था। इट इज पॉसिबल दैट अर्ली मैन बिलीव दैट पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अ वाउंडेड एनिमल वुड ब्रिंग हिम सक्सेस इन हंटिंग, और ये इसलिए जानवरों का प्रयोग अधिकांश किया जाता था पेंटिंग में, क्योंकि इससे यह अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि इनसे इन लोगों को हंटिंग में सक्सेस मिल सके, यानी कि जो ये लोग शिकार कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, अगर ये लोग चित्रण करेंगे पेंटिंग के जरिए तो इससे और ज्यादा इनको उसमें सफलता मिलेगा, और ज्यादा ये लोग शिकार बेहतर तरीके से करेंगे। और दूसरा यह भी हो सकता है कि चूंकि चित्रण कर दिए, यहाँ पर एक जानवर दिख रहा है, तो सामने से अगर कोई जानवर आ रहा है इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो भी रुक जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे सामने तो एक और जानवर है ही। तो ये सारी चीजें हैं, एक डर के कारण से, या फिर दिखे कि दूसरा है ही तो हम क्यों जाए, और बाकी इन लोगों को लगता होगा कि अगर हम लोग ऐसा चित्रण करेंगे तो हम लोगों को आने वाला जो हम लोग शिकार करेंगे उसमें सफलता मिलेगा और ज्यादा। Moreover, as they didn't know the art of writing, painting was the best way in which they could communicate their फीलिंग्स एंड इमोशन। अब चूंकि उस समय लिखने वगैरह का कोई आविष्कार तो हुआ नहीं था, लिखना ये लोग जानते नहीं थे, तो चित्रण से ही ये लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन साझा करते थे, सूचना का आदान प्रदान करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे। Thus art was born in this period। अतः हम लोग यह कह सकते हैं कि कला की शुरुआत जो है, कला का आविष्कार जो है वो इसी स्टोन एज में हो गया, इसी पैलियोलिथिक स्टोन एज में हो गया। सच पेंटिंग हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड इन
भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। अगर हम लोग मध्य प्रदेश, भारत, अभी के भारत देश के एक राज्य मध्य प्रदेश की एक गुफा जिसका नाम भीमबेटका है, वहां पर ऐसे पेंटिंग को अभी भी देखा जा सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका के केव में, वहां की गुफाओं में, वहां के गुफा में इस तरह के पेंटिंग जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज के पेंटिंग को यहाँ पर देखा जा सकता है। यह अभी भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ते हुए प्लेसेज हैविंग पैलियोलिथिक रिमेन्स। अब वो कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से स्थान हैं जहां पर पैलियोलिथिक रिमेन यानी कि उस समय के लोगों का अवशेष पड़ा हुआ है। तो अब उसकी बात करते हैं। A majority of sites where early man lived have been found near sources of water such as river or lake। अगर हम लोग अधिकांश ऐसे जगहों की खोज करें तो इसमें से अधिकांश वैसे जगह पर ऐसे जगह मिलेंगे जहां पर पानी, नदी, लेक यानी कि पोखर, तालाब, इन सारे जगह जो है, इन सारे जगहों पर ऐसे पेंटिंग, ऐसे चीजों को का मिलना जो है वो ज्यादा संभव होता है। क्योंकि हम लोग या इससे भी यह पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो ये लोग थे वो यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि पानी वगैरह का प्रयोग इन लोगों को करना था दिन प्रतिदिन के जीवन में। तो अभी भी अगर हम लोग ऐसा जगह ढूंढे, पैलियोलिथिक एज के रिमेन्स की बात करें, उनके अलग अलग साइट्स की बात करें जहां पर वो रहा करते होंगे, तो हमें अधिकांश ऐसे साइट्स जो हैं वो वाटर बॉडीज के बगल में, यानी कि चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, ऐसे ऐसे जगहों पर मिलेंगे। These sites are located in the areas where good quality stone were available। और ये साइट जो है अधिकांश वैसे जगह पर भी मिलते हैं जहां पर अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय पत्थरों का ही प्रयोग होता था। These were usually factory sites, that is places where tools were made। ये जो है बेसिकली वो फैक्ट्री साइट, वो कारखाने हैं, कारखाने वाले क्षेत्र हैं जहां पर प्लेसेज वेयर टूल्स वेयर मेड, जहां पर हथियारों को बनाया जाता था। दीज स्ट्रेंज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ऑफ डिफरेंट साइजेज। ये जो स्ट्रेंज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये जो अभिन्न या फिर अनभिज्ञ, जो जिसको हम लोग कहें तो बहुत परिश्रम से या फिर बहुत मुश्किल से ऐसे जगहों को खोज पाने वाला जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो भौगोलिक परिवेश में बनाया गया जो संरचना है, ये अलग अलग डिफरेंट साइजेज के होते हैं। स्ट्रक्चर आर ऑफ डिफरेंट साइजेज। सम आर स्मॉलर देन अ फिंगरनेल। कुछ जो है वो हाथ के अंगुली के नाखून से भी छोटे होते हैं। अदर आर टॉलर देन अ मैन। और कुछ जो है वो इंसान से भी बड़े आकार के होते हैं। दीज आर नोन एज स्ट्रोमेटोलाइट्स। इसको हम लोग स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 15 से आते हैं और अब हम लोग बढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज से आते हैं अब हम लोग मेसोलिथिक एज में। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल स्टोन एज की। अब हम लोगों ने बात कर ली ओल्ड स्टोन एज की, तो अब हम लोग बात करते हैं मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज की। लिखा हुआ है मैन लर्न टू मेक बेटर टूल। यहां पर इंसानों ने और बेहतर हथियार बनाना सीखा जाना, क्योंकि है तो ये स्टोन एज ही। वो पहले वाला स्टोन एज था, ये बीच वाला स्टोन एज है, इसके बाद अंत वाला बाद वाला स्टोन एज आएगा। तो यहाँ पर वहां पर हथियार बनाने की शुरुआत हुई, यहाँ पर और बेहतर हथियार बनाने की बात की जाएगी। पैलियोलिथिक मैन टर्न्ड फ्रॉम अ हंटर गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर और फार्मर। ये जो पैलियोलिथिक मैन थे, पहले जो हंटर गैदरर थे, जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था कि शिकार करते थे और भोजन के लिए अलग अलग चीजों को इकट्ठा करते थे, वो अब फूड प्रोड्यूसर और फार्मर बन चुके हैं। अब वो किसान बन चुके हैं, या फिर कहें तो फूड प्रोड्यूसर बन चुके हैं, यानी कि खाद्य को उपजाने वाले बन चुके हैं, उत्पादक कर्ता बन चुके हैं। दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज। और यही जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, यही जो काल है बदलाव का, इसको हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो हंटर गैदरर से प्रोड्यूसर और फार्मर बन रहा है, वो जो है वो पैलियोलिथिक एज से अब मेसोलिथिक एज में आ रहा है। यानी कि ये जो एज है इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं, जहां पर एक हंटर गैदरर इंसान जो है वो फूड प्रोड्यूसर और फार्मर बन रहा है। Man learned to make better tool using the bones or horns of the animal
along with stone। अब यहाँ पर जो इंसान है जो सिर्फ पहले पत्थरों से औजार बनाया करते थे, अब यहाँ पर जानवरों के हड्डी से और उनके सींग वगैरह का भी प्रयोग करके अच्छा और बेहतर हथियार बनाना सीख गए, बनाते थे। This resulted in bows and arrows and fishing hooks। With the passage of time they turn out। और इसका उदाहरण अगर देखें तो यहाँ पर तीर हो जाए या फिर अलग अलग चीजें जो मछली पकड़ने वाला जो हथियार होता है वो सारी चीजें हो जाए, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, वो सारी चीजें हो जाए, ये सब जो है यही मेसोलिथिक एज का उदाहरण है, जहां पर एनिमल के हॉर्न, बोन्स यानी कि सींग हो या फिर शरीर के और भी अलग अलग हड्डियों का प्रयोग करना हो, इन सारी चीजों का प्रयोग करके हथियार बनाए जाते थे। स्मॉलर, शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल्स आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। जो स्मॉलर, जो छोटे और ज्यादा नुकीले और बेहतर तरीके से बनाए गए जो टूल थे उसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। सच एज एरो हेड्स एंड स्प्रेच हेड्स वेयर ऑल्सो यूज्ड। जैसे तीर का जो ऊपर का जो कोना होता है, नुकीला तीर जो होता है, ये सारी चीजें जो हैं ये सब का भी प्रयोग जो है वो मेसोलिथ, यानी कि ये सब जो है ये सब भी इस बेहतर हथियार में का उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ मेसोलिथिक एज। अगर हम लोग मेसोलिथिक एज के अंत की बात करें तो एट द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज मैन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कल्टीवेशन। जैसे जैसे मेसोलिथिक एज अपने समाप्ति की तरफ जा रहा था, इंसानों ने कल्टीवेशन यानी कि बुआई, इन सारे चीजों को भी सीख लिया, यानी कि कल्टीवेशन करना, यानी कि जो फार्मर तो बन ही रहे थे, ये और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को फार्मिंग में आगे ले गए, बुआई वगैरह ये सारी चीजें जो हैं ये लोग सीख गए। He understood that when seeds fell on the ground and received water, they sprouted with plant which then produced grain। उन लोगों ने सीखा, उन लोगों ने देखा कि जैसे ही बीज जो है वो धरती पर गिरता है और उस पर अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पड़ जाता है तो उससे एक अलग पेड़, अलग पौधा, अलग चीजें उपजती है और फिर उस पेड़ पौधे से हम लोग अनाज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि इन लोगों ने देखा कि बीज धरती पर गिरता है और अगर उस पर पर्याप्त पानी मिल जाए उसको, तो इन सारे चीजों से अलग पेड़, अलग चीजें उपज जाती है और फिर उससे हम लोगों को अलग अलग जो है वो धान, गेहूं या फिर अलग अलग चीजें जो है वो मिल सकता है, अनाज के अलग अलग चीजें मिल सकती है, साधन मिल सकते हैं। He starting putting seeds into the land himself instead of waiting for them to fall। अब इन लोगों ने पहले तो देखा कि पेड़ से गिर रहा है, फिर वहां पर पानी मिल रहा है तो बीज जो है फिर से पेड़ बन जा रहा है। तो अब इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली, अब इंतजार नहीं करेंगे कि पेड़ से गिरेगा, पानी पड़ेगा या पानी डालेंगे तो करेंगे, अब क्यों ना हम लोग ये काम करना शुरू करें, क्यों ना अब हम लोग जमीन पर, खाली जमीन पर ये सारे बीज डालना शुरू करें और पर्याप्त पानी डालना शुरू करें ताकि ये सब और ज्यादा अच्छे तरीके से इसका पैदावार तेजी से भी हो। इन दिस वे ही स्टार्टेड ग्रोइंग हिज ओन क्रॉप। इसी तरीके से इन लोगों ने अपना क्रॉप, अपना जो फसल है उसको बुआना या फिर उसको उगाना शुरू कर दिया। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रो इजिली। अगर हम लोग भारत के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां पर गेहूं हो, जौ हो, ये सारी चीजें, चावल हो, ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से उपज जाता है। पीपल वुड हैव कलेक्टेड ग्रेन फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड ईटन देम। और फिर लोग जो है ये सब फसल से क्या करते हैं, तो वहां से ये लोग ग्रेन यानी कि वहां से जो अनाज है उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसको सही तरीके से प्रोसेसिंग करके प्रक्रिया से खाते हैं। लेटर दे वुड हैव ट्राइड टू ग्रो देम ऑन देयर ओन। पहले तो ये लोग इकट्ठे करते थे, फिर ये लोग देखे कि अब सारी चीजें तो आसान होती ही गई है, क्यों ना अब हम लोग अपना अपना सारा कुछ उपजाएं और अपना अपना खाएं। पहले तो ये लोग इकट्ठे करते थे, जहां होता था वहां से कलेक्ट करके ले आते थे, इकट्ठा करके और खाते थे, अपने परिवार को खिलाते थे, परिवार के लोगों को खिलाते थे। अब इन लोगों ने देखा कि अब सारी चीजें आसान हो ही रही, अब हम लोग अपना अपना उपजाते हैं, अपना अपना खाते हैं।
दस दे बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, और अतः इसी प्रक्रिया के तहत ये लोग फूड प्रोड्यूसर यानी कि भोजन पैदा करने वाले यानी कि उत्पादक बन गए, चाहे तो बेहतर फार्मर बन गए। मैन ऑल्सो बिगैन टू डोमेस्टिकेट एनिमल सच एज डॉग, गोट, शिप एंड कैटल। अब यहाँ पर इंसानों ने और अपने आप को आगे बढ़ाया और जो जानवर है उसका पालन भी शुरू किया, जानवरों को पालना भी शुरू किया ताकि इनसे इनका हित सध सके, बाद में ये खा सके, अपने घर की सुरक्षा कर सके, उन सारे चीजों के लिए प्यार कर सके, सद्भाव दिखा सके जानवरों को, अलग अलग हितों के लिए इन लोगों ने फिर आगे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। क्या हम लोगों ने देखा कि पहले ये लोग जानवरों को मारकर खाते थे, उसके बाद और भी अलग अलग चीजों को कलेक्ट करते थे अलग अलग जगहों से ताकि उसको खा सके। बाद में इन लोगों ने उपजाना देखा कि कुछ चीजें जो है पानी पेड़ से गिर रहा है, पानी पड़ रहा है तो उपज रहा है, तो फिर इन लोगों ने उसको खुद से उपजाना शुरू किया, खुद से इकट्ठे उपजाए। फिर इन लोगों ने देखा कि आसान हो रहा है तो अपना अपना उपजाए, अपना अपना उपजाने के बाद अब इन लोगों ने देखा कि सब चीज तो हो ही रहा है, तो अब क्यों ना जानवरों को भी अपने हित के लिए पाला जाए, चाहे वो अपनी रक्षा सुरक्षा की बात हो, चाहे उसका बाद में भोजन के तौर पर उपयोग करना हो, जिसमें भेड़, बकरी और भी अलग अलग मवेशी हो, चाहे वो कुत्ता हो, इन सारी चीजों को इन लोगों ने पालना शुरू किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे द डेक्कन अ केस स्टडी का, यानी कि यहाँ पर अब हम लोग एक केस स्टडी की बात करेंगे डेक्कन के बारे में, और यानी कि यहाँ पर हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे जिसमें हम लोग डेक्कन इंडिया की बात करेंगे, डेक्कन सोसाइटी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह आप लोग चित्र देख लें, द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। जो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश का जो हम लोगों ने अभी देखा था कि भीमबेटका के अलग अलग गुफाओं में आप लोगों को इस समय के लोगों के अवशेष या फिर इन समय के लोगों के पेंटिंग को देखा जा सकता है। तो वही एक पेंटिंग जो है वो यहाँ पर चित्रण या फिर चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखाया गया है, आप लोग के साथ साझा किया गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, या आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 16 पर। तो अब हम लोगों ने देख लिया पैलियोलिथिक एज को, अब हम लोगों ने देख लिया मेसोलिथिक एज को, अब हम लोग बात करेंगे द डेक्कन अ केस स्टडी को। लेकिन द डेक्कन अ केस स्टडी की बात हम लोग अगले कक्षा में करेंगे, इस कक्षा को देंगे यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो द डेक्कन अ केस स्टडी के साथ साथ हम लोग इस पूरे अध्याय को अगली कक्षा में, यानी कि इस अध्याय का कक्षा संख्या 4 जो है अगला कक्षा है, वो कक्षा इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा, जहां पर हम लोग द डेक्कन अ केस स्टडी के साथ साथ और भी बचे हुए जितने भी खंड हैं, हिस्से हैं इस अध्याय के, आप लोगों के पीएसबीआई के अनुसार जो आप लोगों को पढ़ना है उसको हम लोग करेंगे, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, तब तक के लिए धन्यवाद।